वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। हम पिछले क्लास में हमारा नया सिलेबस स्टार्ट किए थे जिसका कि नाम था एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। तो उस लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा था अपने सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि हमने देखा था कि उस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अपना यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेबस में भी देखा था, यूनिट नंबर 1 बेसिकली था क्या, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसके लिए कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल होता है। देखें, हम लोग यहाँ पे जो वॉलपेपर मैंने लगाया है बेसिकली उसी से मिलता जुलता मैंने लगाया है पर्पसली। ठीक है, हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं स्टील है यहाँ पर। ठीक है, स्टील के रिप्लेसमेंट में हमने देखा यहाँ पे हम लोग फाइबर्स के बारे में हम लोग यहीं पे देखेंगे। फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में अब हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइबर्स के बारे में कि फाइबर्स बेसिकली होता क्या है। फाइबर्स कहने का मतलब है रेशा। ठीक है, फाइबर्स बेसिकली होता क्या है, फाइबर्स यानी कि रेशा। अब फाइबर जो रेशा होता है वो होता क्या है, तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फाइबर्स कैन बी जनरली डिफाइंड एज, यानी फाइबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट आर थिन यानी कि पतला, लॉन्ग लंबा, एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स। फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स कहने का मतलब ये है कि वो जो स्ट्रैंड्स होता है हर एक रेशा वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो अब द टू मेन सोर्स ऑफ फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो मेरा फाइबर्स होता है उसका कौन कौन सा सोर्स होता है, यानी जो फाइबर ऑब्टेन करते हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली हम जो फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं वो हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम होगा कि जैसे प्लांट्स के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जूट प्लांट, कॉटन प्लांट। तो वो सब का हम इस्तेमाल करते क्या है बेसिकली कि ये जो प्लांट्स होता है उससे हम रेशा निकालते हैं और फिर उससे हम फैब्रिक्स बनाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स जो हम लोग को पता होगा, शीप होता है, गोट होता है। ठीक है, उससे भी सिमिलरली हम लोग फाइबर्स को निकालते हैं और उसका हम लोग फैब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके की बात हो गई कि बेसिकली फाइबर्स होता क्या है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम उस फाइबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम किस फाइबर की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना। यहाँ पे हम लोग को देखना है नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स की फाइबर्स को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, यानी हम फाइबर्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो फाइबर होता है दैट इज नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर क्या होता है, द फाइबर्स obtained naturally from both plants and animals are termed as natural fibers, यानी ऐसा फाइबर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल से हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जिस फाइबर की अभी हम बात कर रहे थे, जिस फाइबर्स का इस्तेमाल हम लोग फैब्रिक्स यानी कपड़ा बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से फाइबर्स का इस्तेमाल करके हम फैब्रिक्स बनाते हैं, तो हम लोग नेचुरल फाइबर बना के, नेचुरल फाइबर जो हम यूज करते हैं निकालते हैं उसके मदद से हम लोग बनाते हैं हमारा फैब्रिक्स। ठीक है, सो दीज फैब्रिक्स आर हेयर लाइक रॉ मटेरियल्स। ये एक मतलब थिन रेशा, जैसे कि मैं भी कह रही थी रेशा, तो एक बहुत भी पतला जैसा हमारा बाल होता है ना उसी के डायमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके का मटेरियल होता है, डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, एक पतला हम लोग का एक बाल के स्ट्रैंड्स कितना इसका डायमीटर हो गया, और कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लांट्स और एनिमल से। ये बात थी हमारे नेचुरल फाइबर की। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब नेचुरल फाइबर का जो हम लोग देखेंगे कि नेचुरल फाइबर का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो नेचुरल फाइबर हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। तो देखेंगे दे कैन बी ट्विस्टेड इनटू यार्न्स, यानी कि हर एक जो फाइबर्स होता है उसको हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के इस तरीके से यार्न्स बनाते हैं और उसका फिर हम लोग
फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो फैब्रिक हम लोग बनाते हैं दे आर कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल। ऑब्वियस सी बात है, जो हम फैब्रिक पहनते हैं हम चाहेंगे कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहे, लाइट वेट रहे। ठीक है, साथ साथ हमारा जो भी पसीना हो, मॉइस्चर हो, उसको अब्सॉर्ब कर सके। वही है, दे आर स्ट्रॉन्ग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, दे आर हाईली केपेबल ऑफ ऑब्सॉर्बिंग मॉइस्चर, जो भी हमारा पसीना निकलता है उसको अब्सॉर्ब कर सके। दे प्रोवाइड एन एक्सीलेंट लुक एंड फील, यानी कि वो दिखना अच्छा चाहिए, फील अच्छा करना चाहिए। तो ये बेसिकली हो गया नेचुरल फाइबर का। ठीक है, लेकिन ये फाइबर का भी हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फाइबर्स का अगर जैसे कि स्टार्ट कर रहे थे हम लोग फाइबर, तो आपको पहले समझाएगा कि फाइबर ओरिजिनेट कैसे हुआ और उस फाइबर को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। अब हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैन मेड फाइबर। ठीक है, मैन मेड फाइबर। मैन मेड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मैन मेड का मतलब होता है हमारे द्वारा यानी इंसान द्वारा निर्माणित किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड। ठीक है, तो इंसान के द्वारा अगर बनाया गया फाइबर होगा तो उसको हम बोलेंगे मैन मेड फाइबर। ठीक है, देख सकते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग। दीज फाइबर्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस within the industries in which the polymers are designed to make fabrics by the application of simple chemicals। अब ये जो मैन मेड फाइबर्स होता है ये इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, बाय ह्यूमंस। अब इसको जो बनाया जाता है तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जो नेचुरल फाइबर होता है उसके हेल्प से भी उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, उसको भी हम इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, सर्टेन केमिकल्स के साथ हम उसको रिएक्शन करवाते हैं, अटैच करते हैं और उससे हम लोग एक मैन मेड फाइबर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल फाइबर का मैन मेड फाइबर पे क्या एडवांटेज है। ठीक है, कि नेचुरल फाइबर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मैन मेड फाइबर पे क्या एडवांटेज है। तो नेचुरल फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेचुरल फाइबर जो हो गया डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी समय होते होते यानी कि वो डिकम्पोज हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नाउ they have low specific weight due to which they possess high strength। ऑब्वियस सी बात है, उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्पेसिफिक वेट यानी उसका वेट कम होगा तभी हम लोग के साथ क्या हो जाएगा, हम लोग को कंफर्टेबल फील देगा। थर्डली दे पोजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है। दे आर स्किन फ्रेंडली एंड कॉज नो इरिटेशन। ठीक है, नाउ their production requires less energy and emits low carbon dioxide। उसमें हम लोग कोई भी इंडस्ट्रीज जो नेचुरल फाइबर है उसको तो हम लोग डायरेक्टली डिराइव कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी हमको इंडस्ट्रीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से किसी भी तरीके का गैसेस हम एमिट नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम है कि कोई भी इंडस्ट्रीज जैसे कि सेटअप होता है, तो इंडस्ट्री सेटअप होता है तो किसी चीज का फॉर्मेशन करता है। उस फॉर्मेशन उस किसी भी चीज को जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन करने के दौरान बहुत ज्यादा क्या होता है, गैसेस रिलीज होता है जो कि ग्रीन हाउस कॉज करता है, फिर वो फर्दर ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। तो नेचुरल फाइबर क्या हुआ, क्योंकि हम उसमें इंडस्ट्री का कोई जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी हार्मफुल गैस वहां पे रिलीज नहीं करता है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है ना, दे पोजेस गुड थर्मल एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिक था हमारा कि एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर ओवर मैन मेड फाइबर। ठीक है ना, अभी तक हमने नेचुरल फाइबर के बारे में समझा। नेचुरल फाइबर को हमने क्लासिफाई, पहले हम सबसे पहले समझे फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स का हमने क्लासिफिकेशन किया नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। फिर हमने देखा नेचुरल फाइबर क्या होता है, कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं, फिर एडवांटेजेस था कि नेचुरल फाइबर का मैन मेड फाइबर पे क्या होता है। हमने फिर मैन मेड फाइबर के बारे में समझा। अब मैन मेड जो फाइबर है हमारा उसको हम किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो man-made fibers is further classified into many types। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स में हम man-made फाइबर को क्लासिफाई कर सकते हैं, बट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आर मेन कंसर्न इज, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को कौन कौन सा फाइबर्स पढ़ने का
जरूरत है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि हमको क्या करना है। हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या कोई मतलब नहीं है ना कि कौन से फाइबर से हम कपड़ा बना रहे हैं, उससे वो कोई लेना देना नहीं है। हमको मेन कंसर्न ये है कि ऐसा कौन सा फाइबर है जिसकी मदद से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग का मैन मेड फाइबर होता है, ठीक है, उसको बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन में मेन 3 हम लोग का जो फाइबर इस्तेमाल होता है दैट इज स्टील फाइबर। हम यहाँ पे इस तरीके से इसका फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टील का इस तरीके से नुकीला नुकीला सा हम लोग को मटेरियल दिख रहा होगा, दिस इज स्टील फाइबर। ठीक है, ये हम लोगों का कार्बन फाइबर है एंड दिस इज आर ग्लास फाइबर। ठीक है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 अभी डिटेल में बात करेंगे। अब उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इससे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मेरा मेन कंसर्न क्या है कि फाइबर का इस्तेमाल करके हम कंक्रीट कैसे बना रहे हैं। फाइबर का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि फाइबर को हम कंक्रीट के साथ मिला रहे हैं। ठीक है, और उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो जो फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है वो कैसे बनता है पहले हम लोग ये समझेंगे। अभी हम लोग फाइबर का क्लासिफिकेशन नहीं देखना है कि कौन सा फाइबर, यानी कोई भी फाइबर को हम कंक्रीट में कैसे बनाकर फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, सो देखेंगे इट इज कंपोजिट मटेरियल, यानी फाइबर FRC, इसको फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को हम FRC अभी से शॉर्ट फॉर्म के लिए कह सकते हैं। बार बार फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बोलने में थोड़ा हैवी लगता है, तो FRC की बात करें। ठीक है, इट इज यानी FRC। ठीक है, FRC इज अ कंपोजिट मटेरियल। ये किस तरीके का मटेरियल है, दैट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ, तो इसमें किस कौन कौन सा मटेरियल एडेड होता है, तो सबसे पहले हम लोग को ऐड होता है सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, जो हम लोग कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो कंक्रीट बनाने में हम लोग कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा हम लोगों को, हम लोग यूज करते हैं सीमेंट, फिर हम लोग ऐड करते हैं वाटर, फिर हम लोग यूज करते हैं फाइन एग्रीगेट, और हम लोग यूज करते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये सब मटेरियल इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, हम मिक्स रेशियो डिजाइन करते हैं और उससे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। सेम चीज है यहाँ पे भी, देखेंगे हम लोग क्या क्या लिखा है। यहाँ पे सीमेंट लिया है, सीमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है, वाटर लिया, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट फाइबर। ठीक है, और उसमें अब अलग से फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाने के लिए अब क्या किया, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें हमने फाइबर्स को ऐड कर दिया। सिमिलरली कुछ नहीं, कंक्रीट में हमने सेम सब कुछ डाला, बस अब इसको फाइबर रीइंफोर्स्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने बस इसमें क्या किया, अलग से हमने इसमें फाइबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अलग से फाइबर ऐड करके क्या बन गया मेरा, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बना हमारा। ठीक है, नाउ the closely spaced and dispersed fibers are added to the concrete, it obstruct the propagation of cracks। तो हम ऐड तो करते हैं, लेकिन ऐड करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि सबसे पहले ये प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स, यानी जो क्रैक्स हमारे कंक्रीट में होता है, तो क्रैक्स को क्या करता है, ये रोकता है। क्रैक्स होने में कंक्रीट में जो उसका नेचर है कि आफ्टर सम टाइम कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उस क्रैक्स को सबसे पहले ये रोकता है। नाउ प्लेन कंक्रीट हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि कंक्रीट जो होता है उसके पास उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी कम होती है। सो वी ऑलरेडी नो दैट प्लेन कंक्रीट हैज very low tensile strength, only about 1/10 of its compressive strength, यानी कि जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 होती है, ये हम ऑलरेडी जानते थे। लेकिन when fibers are added to the concrete, ठीक है, लेकिन जब हमने फाइबर्स ऐड किया कंक्रीट में, it increases various properties, तो उसके वजह से क्या हुआ कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई। इट इंक्रीजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो कंक्रीट वीक था वो मेरा बढ़ गया। सेकेंडली टफनेस जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टफनेस,
वो भी मेरा बढ़ गया। टफनेस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में कितना हम लोग लोड लगाए बिफोर फेलियर ताकि वो क्रैक ना डेवलप करे, ठीक है, दैट इज टफनेस। फिर डक्टिलिटी, यानी किसी भी मटेरियल को हम स्ट्रेच कर सके तो बिफोर फेलियर कितना ज्यादा वो स्ट्रेच हो सके उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। जितना ज्यादा मटेरियल डक्टाइल होगा यानी उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस, यानी वो फ्लेक्सिबल हो, एंड शेयर रेजिस्टेंस, यानी वो शेयर में भी फेल ना करे। तो हम जब फाइबर्स को ऐड करते हैं तो ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मेरी कंक्रीट की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हाउ टू यूज फाइबर्स ड्यूरिंग मिक्सिंग, यानी फाइबर्स को हम मिक्सिंग के दौरान कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट है, सीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा फाइबर है, दिस इज ग्लास फाइबर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे क्या किया, ये एग्रीगेट्स को लेकर गया मिक्सिंग प्लांट में डाल दिया, जिसमें हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं। एक पैन टाइप मिक्सर है मेरा, उसमें सबसे पहले उसने एग्रीगेट्स को डाल दिया, ठीक है, एग्रीगेट्स, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट डाला, फिर फाइन एग्रीगेट्स डाला, ठीक है। नाउ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट्स के डालने के बाद उसने लिड को बंद किया और उसने जो मिक्सर था उसको चला दिया। मशीन स्टार्ट्स रोटेटिंग, यानी मेरा अभी एग्रीगेट्स क्या हुआ, मिक्स होना शुरू हो चुका है। नाउ जब ये प्रॉपर्ली मिक्स हो गया तो नाउ ऐड सीमेंट। ये मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से है, पहले ही हमने प्रोपोर्शन करके रखा है कि कितना एग्रीगेट कितना सीमेंट डालना है। सीमेंट डाला, मिक्सिंग कर रहा है, एज इट इज सीमेंट इज मिक्सिंग विद एग्रीगेट। अब सीमेंट क्या हो रहा है, एग्रीगेट के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ जीबीबीएस, यानी कि अब क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइबर इसने डाला, कॉन्क्रीट तो एज इट इज तैयार हुआ, अब इसमें क्या किया, फाइबर्स डाला और उसके बाद वाटर डल रहा है, ठीक है। नाउ ऐड वाटर इनटू द मिक्स। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा एक कॉन्क्रीट तैयार हो रहा है, ठीक है। हमने देखा, फिर उसमें हम लोग मिनरल एड मिक्सचर डाल रहे हैं, मतलब वाटर रिडक्शन कर रहे हैं बेसिकली। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ग्लास फाइबर्स को इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कंक्रीट मेरा बनता है सेम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग से हमने क्या डाला, बस यहाँ पे हम ग्लास फाइबर अलग से डाल रहे हैं। जब मशीन रोटेट कर रहा है उसी के दौरान हमने वहां पे ग्लास फाइबर डाल दिया। फिर जब तक प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाएगा हम उसको वेट करेंगे। जब मिक्स हो गया तो मशीन हम ओपन करेंगे, फिर उसको हम टिल्ट करेंगे, टिल्ट करके हम अपना कंक्रीट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरा कंक्रीट तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। हम लोग देखेंगे किस तरीके का दिख रहा है ये फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो देखिए सेम हमारा जैसा नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट दिखता है उसी की तरह ही है, बस देखेंगे इसमें छोटा छोटा स्ट्रैंड्स दिख रहा है हम लोगों को फाइबर्स का, ठीक है। ये छोटा छोटा बस स्ट्रैंड्स हमारा प्रॉपरली मिक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कितना सिंपल है हम लोगों को फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाना। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारा जैसा फाइबर्स होता है, ठीक है, जैसा हमारा नॉर्मल कंक्रीट बेसिकली होता है उसमें हमने जस्ट फाइबर्स को ऐड कर दिया। तो यहां तक से हमने देखा कि फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है। अब अभी तक से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसको करने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अभी इसके पहले भी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिर से हम इस पे एक नजर डालते हैं। तो फाइबर इज यूज टू ब्रिज द क्रैक्स दैट डेवलप इन द कंक्रीट, यानी जो भी कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होता है, जैसे कि अगर ये मेरा कंक्रीट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए किसी भी प्रकार का क्रैक्स डेवलप हो रहा होगा, तो फाइबर्स हमने देखा इस तरीके का लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स होता है। तो इस तरीके का अगर फाइबर्स थ्रू आउट कॉन्क्रीट में इम्बेडेड है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके का क्रैक्स डेवलप होना चाहेगा तो उसको रोकेगा ना इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से जो फाइबर्स होता है वो कंक्रीट में आने वाली क्रैक्स को रोकता है। सेकेंडली एफआरसी इंक्रीजेस द डक्टिलिटी, यानी डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल को हम खींचे कितना ज्यादा वो खींच सकता है, दैट इट्स डक्टिलिटी। तो कंक्रीट क्या होना चाहिए, मेरा डक्टाइल होना चाहिए तभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर जो मेरा प्लेन कंक्रीट होता है दैट इज ब्रिटल इन नेचर, यानी वो मेरा ब्रिटल होता है नेचर में, तो हम लोग जो रीइंफोर्समेंट डालते हैं, जो चाहे वो स्टील का भी होता है, तो हम लोग हमारा मेन ओरिएंटेशन ये होता है कि हम उसका डक्टिलिटी बढ़ाएं, ठीक है। जैसे मेरा स्टील रीइंफोर्समेंट डालकर डक्टिलिटी बढ़ता है वैसे ही मेरा फाइबर से भी रीइंफोर्स करने पे भी उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। नाउ एफआरसी डिक्रीजेस परमेबिलिटी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी।
परमेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, परमेबिलिटी होता क्या है? परमेबिलिटी जैसे कि कोई एक मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, अगर उस पे हम पानी पास करवा रहे हैं इस तरीके के, और उस मटेरियल में अगर मेरा पोर्स है, इस तरीके से मटेरियल में मेरा पोर्स है, तो पानी जो है इस पोर्स की मदद से क्या करना चाहिए कि इस मटेरियल के थ्रू पास होना चाहिए। सो द एबिलिटी ऑफ वाटर to flow through the interconnecting void of the material is known as its permeability। तो अगर कंक्रीट के थ्रू इस तरीके से, अगर कंक्रीट में पोर्स अवेलेबल हो और पानी अगर इसके थ्रू इस तरीके से कंक्रीट के थ्रू पास करता जाएगा, तो कंक्रीट में एक्सपेंशन हो सकता है, उसकी वजह से कंक्रीट में मेरा उसका स्ट्रेंथ जो है वीक हो सकता है। क्लियर है? तो हमारा ये जो परमेबिलिटी होता है जब कंक्रीट के केस में, ये एक बैड इफेक्ट देता है, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम लोगों को कंक्रीट की परमेबिलिटी को डिक्रीज करना होता है। तो जब हम लोग फाइबर को रीइंफोर्स करते हैं तो उसकी वजह से भी उसकी परमेबिलिटी होती है डिक्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एफआरसी प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड मॉइस्चर स्ट्रेस। यानी अब जैसे कि थर्मल एंड मॉइस्चर स्ट्रेस कहने की बात मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे कंक्रीट पे हीट लगता है, तो हीट की वजह से कंक्रीट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आने का चांसेस होता है, ठीक है। हीट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आने का चांसेस होता है कंक्रीट के, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होता है। तो जब हम फाइबर्स को उसमें एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, तो उसकी वजह से उसका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। Now, FRC provides resistance to impact load। इम्पैक्ट लोड कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर आप अचानक से लोड लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड, ठीक है। तो हमारा कंक्रीट कैसा बिहेव करे इम्पैक्ट, हम लोग चाहेंगे ना कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, तो अगर उस पर इम्पैक्ट लोड, यानी इम्पैक्ट लोड का मतलब ये होता है अचानक से अगर हम उस पर लोड देते हैं तो इम्पैक्ट लोड देने से उसका कैसा वो बिहेव करेगा। तो एफआरसी जब हम ऐड करते हैं तो इम्पैक्ट लोड जो होता है वो भी मेरा बढ़ता है ना। All these enhancements depend on the type of fibers used and the concentration in the mix। अब ये सब enhancement तो होता है लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके का फाइबर हम यूज कर रहे हैं और कितने कंसंट्रेशन में हम उसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टील फाइबर से, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैनमेड फाइबर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले फिगर के साथ कि हम लोग स्टील फाइबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का स्टील फाइबर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके का ऐसा पतला पतला लंबा लंबा स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है। आपको स्टील का बना हुआ होता है, बेसिकली कोल्ड ड्रॉन होता है, कोल्ड ड्रॉन वायर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम जो कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का हम आयरन बनाते हैं, या तो वो हॉट ड्रॉन होता है या वो कोल्ड ड्रॉन होता है, ठीक है। तो मेरा जो स्टील फाइबर होता है दिस इज बेसिकली कोल्ड ड्रॉन, ठीक है। तो यानी उसको हम ठंडा कर देते हैं, उसके बाद उसको जिस भी इस तरीके का लंबा लंबा स्ट्रैंड होता है, जब ये जो मेरा स्टील होता है जब ये ठंडा हो जाता है तो जिस भी तरीके का हम इसको शेप देना चाहते हैं इसको हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके का होता है मेरा स्टील फाइबर। स्टील फाइबर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फाइबर है। डायमीटर वैरी फ्रॉम 0.25 mm टू 0.75 mm। डायमीटर से कितना थिन होता है हम लोग देख सकते हैं, 0.25 mm से लेके 0.75 mm तक इसका डायमीटर होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वैरी फ्रॉम 280 टू 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 280 से लेके 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमको मालूम है कंक्रीट का क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसका जो स्टील का जो हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेरा ज्यादा है, तो हमने उसको एम्बेड कर दिया। ये हम लोग का रॉ स्टील फाइबर है। अब जैसे कि मैंने अभी वीडियो में भी बताया था कि हम लोग किस तरीके से कंक्रीट हम लोग को मिला, तो नॉर्मल हम लोग का कन्वेंशनल कंक्रीट ही है, बस उसमें मेरा स्टील मिक्स हो गया। वहां पे हम लोग ग्लास यूज कर रहे थे, इन प्लेस ऑफ ग्लास जब हम उसमें स्टील यूज करेंगे, स्टील फाइबर, तो इस तरीके का हमको मटेरियल देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टील फाइबर, ठीक है। स्टील फाइबर तो हमने मिक्स कर दिया, अब उसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है तो वो देखेंगे हम लोग। स्टील फाइबर इज टफ एंड हार्ड। टफ एंड हार्ड, टफनेस और हार्डनेस, जैसे कि टफनेस होता क्या है बेसिकली,
ठीक है। टफनेस होता है किसी भी मटेरियल को अगर हम उस पर लोड लगाते हैं तो बिफोर फेलियर वो कितना ज्यादा लोड को रेजिस्ट कर सकता है, कितना वो एनर्जी ले सकता, मतलब कितना उसमें लोड हम अगर लगा रहे हैं तो कितना ज्यादा उस चीज को वो लोड ले सकता है बिफोर फेलियर, दैट इज बेसिकली टफनेस। ठीक है। और हार्डनेस क्या हुआ, किसी भी मटेरियल पे अगर हम उसमें एब्रेशन दे रहे हैं तो उसका टेंडेंसी क्या होगा कि एब्रेशन की वजह से उसमें किसी भी तरीके का स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो वो बेसिकली हो गया मेरा हार्डनेस। तो हम जब स्टील फाइबर को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से मेरा कंक्रीट कैसा हो जाना चाहिए, मेरा कंक्रीट हो जाना चाहिए टफ एंड हार्ड। यानी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वो मेरे कंक्रीट को कैसा बना देगा, टफ और हार्ड। Now, next is it increases the tensile flexural impact strength of concrete। अब उसके बाद उसको मिक्स करने से क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट जो हम स्लाइड देख रहे थे उसमें ही हमने बात किया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे बढ़ा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट। यानी जो मेरा कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जैसे कि हम लोग ने आरसीसी में भी पढ़ा था, कंक्रीट में जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं यानी कि जो हम स्टील देते हैं उसका भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, कंक्रीट के बराबर का ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें टेम्परेचर वैरी किया तो अगर मेरा कंक्रीट जिस रेट से एक्सपैंड करेगा उसी रेट से मेरा जो स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक्सपैंड करना चाहिए। अगर दोनों सेम रेट से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उससे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर मेरा स्टील ज्यादा एक्सपैंड कर गया, कंक्रीट उस रेट से कम एक्सपैंड किया, तो उस वजह से भी क्रैक्स डेवलप हो सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों का जो एक्सपेंशन रेट हो वो सेम हो। तो जैसे कि हम लोग स्टील यूज करते हैं उसका भी सेम होता है मेरा एक्सपेंशन रेट। सिमिलरली हम लोगों का जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टील फाइबर, उसका भी जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो सेम होता है, दैट इज 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। Now, a certain amount of steel fiber in concrete can cause qualitative change in concrete physical properties। ठीक है। यानी certain amount of जो स्टील फाइबर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कंक्रीट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें चेंजेस आ सकता है, जिससे कि इंक्रीज हो सकता है। जिससे क्या क्या इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, हमने बात किया था, यानी क्रैकिंग को रेजिस्ट कर सकता है, इम्पैक्ट, फटीग एंड बेंडिंग, ड्यूरेबिलिटी and other properties for improving long-term behavior, enhancing strength, toughness and stress resistance। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंक्रीट की, हम जब स्टील डालते हैं तो ये सब प्रॉपर्टीज जो होती है वो enhance हो जाती है। Now इट इज यूज टू ब्रिज द क्रैक्स दैट डेवलप इन द कॉन्क्रीट। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कॉन्क्रीट है। ठीक है। अब उसमें हमने स्टील फाइबर डाला तो हम लोग देख सकते हैं कैसे ये स्टील फाइबर कोशिश कर रहा है एक दूसरे को इस तरीके से कंक्रीट के इस बीम को एक दूसरे के साथ बांध के रखने का। अदरवाइज ये भी अभी इसमें अगर इस तरीके का स्टील फाइबर नहीं रहता तो वो क्या होता, कोशिश करता कि अभी देखिए टूट गया होता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं हर एक जो इस तरीके से हर जो स्टील फाइबर है वो एक दूसरे से इन दोनों मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट को कोशिश किया है कि एक साथ बांध कर रखें। ठीक है। तो यानी कि क्रैक्स होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, हमने पहले भी बात किया था। इट इम्पार्ट्स मोर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड, यानी इम्पैक्ट लोड को भी रेजिस्ट करता है। सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं, सबसे पहले कि जो स्टील फाइबर होता है उसका कॉस्ट हाई होता है। नाउ इट इज लाइकली टू गेट रस्टेड एंड लूज सम ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है। स्टील का बना है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको अगर हम खुला छोड़ दें तो वो रस्ट हो जाए, यानी उसमें जंग लग सकता है, जंग लगने की वजह से थोड़ा बहुत अपना स्ट्रेंथ लूज कर सकता है।
फील्ड एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड इन प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो प्रीकास्ट यानी प्रीकास्ट कहने का मतलब ये है ऐसा कोई भी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जहां पर जो उसका बेसिक उसका मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हम एक घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो जैसे कि बीम्स कॉलम हम वहां पे नहीं कास्ट करके हम पहले से कास्ट कर लें बीम्स कॉलम्स और फिर हम उस स्ट्रक्चर में जाकर अटैच कर दें, तो दैट इज बेसिकली प्रीकास्ट कंक्रीट। तो प्रीकास्ट कंक्रीट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीकास्ट हो रहा है पहले से ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करके लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर भी हम उसमें पहले से ही फाइबर को उसमें रीइंफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। It is mostly used in the construction of airport runway and highway pavement. तो इसका बेसिक एप्लीकेशन जो एयरपोर्ट का रनवे होता है जहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, वहां पे करते हैं, एंड हाईवे पेवमेंट, हाईवे का पेवमेंट में बेसिकली होता क्या है कि जो मेरा हाईवे का पेवमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर कार जो होता है वो मूव करता रहता है, तो हर कार का जो व्हील होता है उस पर लोड प्रोवाइड करता रहता है, इस तरीके से कार का हर व्हील क्या करता है, लोड प्रोवाइड करता है। तो इस लोड की वजह से क्या हो जाता है, जो मेरा पेवमेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, इस तरीके से एब्रेशन हो जाता है, यानी इसका जो लेयर होता है वो टूटने लग जाता है। तो जब हम स्टील फाइबर हम इसमें इम्बेड करते हैं तो इसका टेंडेंसी क्या होता है कि अब क्या हो जाएगा, जो मेरा जो लेयर है इसका पेवमेंट का वो जल्दी नहीं उखड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते होंगे कि जब कंक्रीट का सरफेस होता है तो हम लोग देखते हैं ऊपर का एक लेयर सीमेंट का उड़ जाता है, फिर एग्रीगेट फिनिश हमको दिखने लग जाता है, धीरे धीरे वो एग्रीगेट भी टूटने लग जाता है ना। तो वो सब हम लोग का मतलब बेसिक हम लोग देखते हैं रोड पे, लेकिन हम जब उसमें स्टील को एम्बेड कर देते हैं, स्टील फाइबर को, तो वो सब प्रॉब्लम से हम निकल जाते हैं ना। इट इज यूज्ड इन टनल लाइनिंग वर्क, यानी हम जब टनल बनाते हैं तो उसके लाइनिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम इसका टनल बना रहे हैं, तो उसकी लाइनिंग में हम फाइबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जो हाईवे का हम डेक्स बना रहे हैं उसमें भी हम देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग स्टील फाइबर को यहाँ पे कंक्रीट, हमने स्टील फाइबर कंक्रीट हम बनाना सीख चुके हैं, हमने स्टील फाइबर कंक्रीट से यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एडिशनल, दिस इज स्टील रीइंफोर्समेंट जो होता है, दिस इज एडिशनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जब स्टील रीइंफोर्समेंट ऐड कर रहे हैं तो हम लोग जो नॉर्मल हमारा स्टील जो देते हैं, स्टील फाइबर जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो हम नॉर्मल स्टील देते हैं उसको हम हटा दें, ठीक है। ऐसा यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो है स्टील फाइबर्स या फिर फाइबर्स कह सकते हैं, इंडिया में भी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। उस पर एज सच कोई आईएस कोड नहीं बना, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में हम लोगों को मतलब स्टील रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, तो सिमिलरली जो फाइबर्स होता है उसका इंडिया में एज सच कोई डेवलप नहीं हुआ है, उसका ASTM यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के लिए डेवलप हुआ है, वहां से हम लोग बेसिक लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जो स्टील रीइंफोर्समेंट होता है उसका ऑल्टरनेटिव करते हैं, ठीक है। हम लोग उसमें स्टील इन्फोर्समेंट तो डालते ही हैं, साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टील फाइबर भी डाल देते हैं ताकि उसका हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसका बढ़ा देते हैं, जिससे कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा स्टील फाइबर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जैसे कि आज हम लोग देखा स्टील फाइबर के बारे में, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिमिलरली कार्बन फाइबर के बारे में और ग्लास फाइबर के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।